तो स्टार्ट करते हैं। आईसीएससी का एक टॉपिक है हमारा आज का प्रोबेबिलिटी। तो क्लास 12th में आईएससी में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी 2025 बोर्ड के लिए। 2025 बोर्ड के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज आज हमारी 18A। तो उससे पहले हम ये पूरे बोर्ड पे जितने भी लिखी है थ्योरी को नोट कर लें तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले थ्योरी हमें आनी चाहिए तो एक्सरसाइज जल्दी ख़त्म हो जाएगी। थ्योरी किससे स्टार्ट करेंगे? हमारी थ्योरी जो स्टार्ट होगी सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की हम क्या जानते हैं। भाई प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ऐसा तो यानी एग्ज़ाम में आएगी, फिर भी हमें आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ़ इवेंट फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स। जैसे आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, आपने डाइस थ्रो किया, डाइस में 6 इवेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर। तो उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन नंबर कितने होंगे? 2 4 6। अब ऊपर जो लिखा नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल टू ई, इवेंट का फेवरेबल मतलब अब मैंने बोला इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2 4 6। तो 3 इवेंट हो गए, टोटल कितने हैं? 6। टोटल कितने हैं? 6। तो 3/6 ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। सबको पता होगा, ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बस इतनी सी है। उसके बाद हाँ, इवेंट क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने डाइस को रोल किया और उसमें से मैंने इवन नंबर को बाहर निकाल लिया। जब मैं इवन नंबर को बाहर निकाल रहा हूँ तो इवन नंबर का इवेंट मैंने लिया, इसको हम बोलते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? सबसेट होता है किसका? सैंपल स्पेस का। सबसेट होता है किसका? सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस क्या होती है? जैसे मैंने डाइस थ्रो किया, जैसे मैंने कोइन को टॉस किया, तो कोइन में तो केवल हेड और टेल आएगा। एक कोइन में क्या आएगा? केवल हेड और टेल। तो उसकी सैंपल स्पेस में दो एलिमेंट्स हो गए। इवेंट अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मान लीजिए मैंने डाइस को रोल किया तो डाइस में आए 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर। तो वहाँ पे उस सैंपल स्पेस में कितने इवेंट हुए? इंडिपेंडेंट 6 इवेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से मैं जिस इवेंट को कैरी आउट करता हूँ जो सबसेट होगा किसका? सैंपल स्पेस का। जैसे मैंने इवन नंबर निकाला, अ सेट ऑफ इवन नंबर व्हेन वी थ्रो अ डाइस, तो उसमें जो इवन नंबर का सेट होगा वो क्या होगा? एक इवेंट। क्या होगा? वो एक इवेंट बनेगा। किसका? सैंपल स्पेस का। क्या बनेगा? वो एक इवेंट बनेगा जो सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। अगर मैं एक ऑड नंबर का इवेंट निकालूं, उसमें इवन का निकालूं, मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 जो सबसेट होना चाहिए उस सैंपल स्पेस का, तो उस सबसेट को हम बोलते हैं इवेंट। एसोसिएटेड किसके साथ होना चाहिए? रैंडम एक्सपेरिमेंट के। इसका मतलब ये है कि अगर आपने डाइस को रोल किया है तो उसके अंदर कार्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। इन शफलिंग ऑफ 50, बहुत गंदी वीडियो जा रही है, बहुत गंदी। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी आईएससी 2025 बोर्ड के लिए। टॉपिक में सबसे पहले हमारा चैप्टर 18 है प्रोबेबिलिटी का। इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। थोड़ा 11th का, थोड़ा 12th का मिक्स एक थ्योरी बनाई है इसमें, उसको देख लीजिए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन है नंबर ऑफ़ इवेंट फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी क्या है इतना तो बेसिक सब जानते होंगे थोड़ा बहुत। The number of event favorable to E upon total number of event is the basic definition of probability, and we know that the value of probability is always greater than equal to 0. 0 for impossible event and less than equal to 1. 1 for sure event. 1 for sure event and 0 for impossible event. इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है सैंपल स्पेस का सबसेट। सैंपल स्पेस क्या होता है? जिसमें सारे के सारे, अगर मान लीजिए आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो तो उसके अंदर 6 नंबर होते हैं, तो उन 6 नंबर्स का जो एक सेट बनेगा 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे इवेंट्स का जो एक सेट बनेगा वो होता है सैंपल स्पेस। सारे के सारे आउटकम्स का जो सेट बनेगा, बेसिकली आउटकम्स का जो सेट बनेगा उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। उसी में से अगर मैं कोई सबसेट बना लूँ, जैसे उसमें से मैं इवन नंबर का एक सबसेट बनाता हूँ, तो इवन नंबर का सबसेट बनेगा 2 4 एंड 6, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट। ऑड का बनाऊंगा 1 3 5, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट। मैंने बनाया मल्टीपल ऑफ 3 का 3,6, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट। और ये क्या? किसी उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सबसेट बना रहा हूँ, किसका सबसेट बना रहा हूँ मैं डाइस में से, कि डाइस की रोलिंग में से, और यहाँ इवेंट लिख दिया मैंने बाद में कोई कार्ड का। ऐसा नहीं हो सकता। उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही एसोसिएट होना चाहिए।
इन शफलिंग ऑफ 52 कार्ड्स, देखो एग्जांपल लिया गेटिंग एन एस, तो जो हम एस को निकालते हैं तो एस हो गया, वहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, मैंने कार्ड को शफल किया 52 कार्ड्स को, उसमें से मैंने एस निकाल लिया, तो एस क्या है वहाँ पे, एस काम करेगा इवेंट की तरह, क्योंकि नंबर ऑफ इन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स एस क्या है वहाँ पे सबसेट का काम कर रहा है, एस क्या काम कर रहा है वहाँ पे, सबसेट का काम कर रहा है, ठीक है। एस इज अ सबसेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो एस एक्ट एज एन इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी। इक्वली लाइकली आउटकम किसे कहते हैं, देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन से समझना है, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ इवेंट्स इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट ऐसे समझ सकते हो, उन टोटल का प्रोडक्ट 1 आ जाए, उन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए। सपोज़ कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया, अब डाइस के अंदर 6 इवेंट बने इंडिपेंडेंट, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं हर एक इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6, क्या आएगी प्रोबेबिलिटी 1/6, और इवेंट कितने 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज़ 1/6। देखो अगर मुझे पता करनी है कि इक्वली लाइकली है या नहीं, तो मैं नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 6, और हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 1। अगर दोनों का प्रोडक्ट नंबर ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए तो इस केस को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि एक अगर मैं कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स आएंगे उन सब के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। अगर 52 कार्ड्स आ रहे हैं किसी डेक में, तो हर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/52 होगी। एक कॉइन को जब आप टॉस कर रहे हो तो हेड या टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, उसकी 1/52, इसकी 1/2 और यहाँ पे 1/6, इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, कॉम्प्लीमेंट्री डिफरेंस है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बस आप इससे याद रखें कि जहाँ पर दोनों एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन, दो आपको इवेंट जो दे रखे हो, सॉरी एलिमेंट नहीं इवेंट, जो आपको इवेंट या सेट दे रखे हैं उनका इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाए तो इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं इसे, डिसजॉइंट सेट। अगर मैं किसी डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। ए क्या इवेंट है, ए इज द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आएगा 1 3 5। बी इज द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग इवन नंबर 2 4 6, यही होंगे। अब दोनों का इंटरसेक्शन कैसा है, एम्प्टी। अगर किसी का इंटरसेक्शन एम्प्टी है मतलब उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इन द डेफिनेशन ऑफ सेट्स, जब हम सेट को डिफाइन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन को 5 लिखेंगे, लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी में लिख रहे हैं तो यहाँ हमें नंबर डालना होता है 0 से 1 के बीच का, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी ये इम्पॉसिबल इवेंट है, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। सिंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब एग्जॉस्टिव क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो आपको ये क्लियर करना है कि बस जो भी दो सेट दे रखे होंगे, सब सेट इवेंट जो दे रखे होंगे, जो भी दो आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो सैम्पल स्पेस बनाता है, उस सैम्पल स्पेस के 2 इवेंट हैं, मतलब सबसेट हैं। 1 3 5 सबसेट है इसका, 2 4 6 भी इसका सबसेट है। इन दोनों सबसेट्स में आपको ये चेक करना क्या कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आएगा, मतलब डिसजॉइंट है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होगा कि अगर आपको मान लो, देखो डेफिनेशंस में इतना नहीं जाते, इफ़ E1 E2 E3 एंड En, मान लो कि मैंने n इवेंट्स बनाए, आर सेट टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कब, अगर इन सब का यूनियन सैम्पल स्पेस को जनरेट कर दे, अगर इन सब का यूनियन सैम्पल स्पेस को क्रिएट कर दे या जनरेट कर दे। सैम्पल स्पेस है मेरी 1 2 3 4 5 6, जब मैं डाइस को थ्रू करूँगा, E1 इवेंट माना मैंने 1 2, E2 माना 2 5, E3 माना 3 4 6। आप चाहो तो 1 2 और बना लो यहाँ पे। बट अगर इन सब का यूनियन करने पे सैम्पल स्पेस आ रहा है, तो कोई यूनियन करके देखो ज़रा। यूनियन का मतलब तो पता होना चाहिए। यूनियन का मतलब ये है कि अगर इसमें 1 2 आ रहा है, इसमें 2 5 आ रहा है, तो अगर मैं E1 का यूनियन E2 के साथ करूँगा तो 1 2 5 आएगा आंसर, 1 2 5। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल कॉमन वाला लिखा जाएगा, वो इंटरसेक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, वो इंटरसेक्शन में लिखा जाता है कि दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ यूनियन की बात हो रही है। यूनियन का मतलब है दोनों में से वो एलिमेंट किसी एक सेट में होना चाहिए बस। यहाँ 3 है तो तीनों में से वो एलिमेंट किसी एक सेट में होना चाहिए बस। जैसे 1 इसके पास है, 2 है, यहाँ पे 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है।
तो इन सब एलिमेंट्स को अगर मैं साथ लिखूँ तो क्या बन जाएगा, ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, और अगर इन सब का यूनियन सैंपल स्पेस आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एग्जॉस्टिव इवेंट। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो बहुत छोटी सी बात है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। पहले हम लोग पहले भी कॉम्प्लीमेंट्स को कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी मान लो 1/2 आ रही है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट की क्या आएगी, उसे 1 में से माइनस कर दो, उसे 1 में से माइनस कर दो। तो इसीलिए मैंने लिखा पी ई डैश। अब मैंने इवेंट बनाया पहले एक, लेट ई बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग इवन नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाइस। तो ई इवेंट क्या बनेगा, 2 4 6। तो सबसे पहले ई डैश इवेंट, उसको बोलते हैं नॉट ई, वो कितना होगा 1 3 5। और 1 3 5 को निकालोगे कैसे भाई, इस इवेंट में क्या क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, टोटल सैंपल स्पेस में जितने इवेंट आ रहे हैं उसमें से अपने ई को माइनस कर दो जो इवेंट आपने बनाया है। ठीक है, जो इवेंट आपने बनाया है वो इसी के इक्वल होगा ना, ई डैश के इक्वल। एस माइनस ई किसके इक्वल होगा, ई डैश के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 1/2, क्योंकि 3 इसमें आ रहा है और 6 टोटल में आएंगे। ई मतलब इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इवन नंबर की है 2 4 6, 3 ऊपर आएगा और 6 नीचे आएगा, कितनी बची प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ई के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कितना 1/2। अब हम निकालते हैं डिफरेंस का क्वेश्चन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का आपने अगर सेट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिफाइन कर दिया पूरा। ए माइनस बी का मतलब होता है ए बट नॉट बी, कि जो एलिमेंट है वो ए में है बट बी में नहीं है, जो एलिमेंट है वो ए में है बी में नहीं है। और कैसे लिखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी। और कैसे लिखते हैं इसे, ए में से वो एलिमेंट निकाल दो जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, और यहाँ पे बी में से, एक सेकेंड, हाँ सही है, ए डैश इंटरसेक्शन बी, नहीं 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 नहीं, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, और नीचे वाला बी बट नॉट ए है तो ये होगा बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, थोड़ा सही कर लेना इसे। ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या बनेगा, ए में से दोनों के इंटरसेक्शन को निकाल दो, और बी इंटरसेक्शन ए डैश में बी में से दोनों के इंटरसेक्शन को निकाल दो, तो आपका बी इंटरसेक्शन ए डैश बन जाएगा। देखो अब एस दे रखा है मेरा 1 2 3 4 5 6, ए क्या दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है मैंने 2 4 6। कोई भी एग्जांपल लेट कर लिया, ए माइनस बी क्या होगा, ए में से दोनों के इंटरसेक्शन, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को बाहर निकाल दो। ए में से अगर मैं ए में से दोनों के कॉमन एलिमेंट बाहर निकालूँ तो 2 4 बाहर निकल जाएगा, बचेगा 1 3। ऐसे बी माइनस ए में बी में से जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है उन्हें बाहर निकाल दो, क्या बचेगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, कितने एलिमेंट हैं 2, टोटल कितने हैं 6, तो कितना बचेगा 2/6, दैट इज 1/3। बी माइनस ए कितने एलिमेंट है, 1, लिखा 6 जरूर है लेकिन है 1। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 6, तो कितना आएगा 1/6। चौथे में फॉर्मूले तो नहीं, चौथे में बस नॉर्मल से कुछ है फॉर्मूले जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूज़ हो जाएंगे, तो मैंने इसलिए लिख दिए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये याद रखना। डी मॉर्गन्स लॉ बिल्कुल ढंग से कर लो क्योंकि ये कई जगह यूज होगा। ए डैश यूनियन बी डैश कितना होता है, और ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब है नॉट ए और नॉट बी। अगर कहीं लिखा हुआ है नॉट ए और नॉट बी तो ए डैश यूनियन बी डैश किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट है इधर, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर कहीं आ रहा नाइदर ए नॉर बी तो कितना लगाओगे यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो जो जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाया ए डैश यूनियन बी डैश, क्या फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, किसके इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट भाई। जब हम जो उसमें लिखते थे यूनिवर्सल सेट में, अगर मान लो मुझे निकालना है कि मेरा एक सेट दे दिया, ए सेट है कुछ डिफाइंड सेट 1 2 3 और सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6, यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगी। जब हम यूनिवर्सल में काम करते थे और मान लो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना तो मैं यू माइनस ए करता था, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की जब हम प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 1,
तो ऐसा समझिए कि अगर कहीं भी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो उसे 1 माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आते थे, यूनिवर्सल जितने भी सेट यहाँ बनेंगे सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, तो मतलब यूनिवर्सल सेट वहाँ सबसे बड़ा है। पर प्रोबेबिलिटी के केस में 1 सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी है, इससे बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी डैश को 1 में से माइनस करके लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट की तरह जैसे हम कॉम्प्लीमेंट को लिखते थे। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश, पहले तो लगाओ डी मॉर्गन्स, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। देखो एक चीज़ और लिखनी है, जैसे हम लिखते थे देखो कि ए यूनियन बी की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, ये लिखते थे। तो जब हम प्रोबेबिलिटी के केस में लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी के केस में यू को रिप्लेस करता है 1, तो इतना याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। कब, इफ ए एंड बी, अब देखो ये वाला केस पहले तो उसे याद रखना फिर से, सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या था, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी 0 हो गया, तो किसके इक्वल है, पी ए प्लस पी बी के। अब मुझे एक बात का पता है कि अभी मैंने प्रूफ किया कि ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इस 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटीज़ की, बिल्कुल सही बात है, एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो पी ए प्लस पी बी कितना हो गया, ये देखो पी ए प्लस पी बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको ये लिखवाया है, इसे ढंग से नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गए आपके चार पोर्शन में नोट्स हो गए। अब इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। ये आफ्टर गिविंग ऑल द फॉर्मूलाज और मतलब जिस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 18.a आप अपनी ओपन कर लीजिए, हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, आप अगर अपनी बुक ओपन कर लीजिए जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग विद अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स, एक बैग में 5 रेड बॉल हैं, 8 ब्लैक बॉल हैं और 7 येलो बॉल्स हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आइदर अ रेड बॉल और अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो मैं रेड बॉल को ड्रॉ करूं या ब्लैक बॉल को। देखिए आप रेड बॉल को ना ए मान लो या आर से रिप्रेजेंट कर दो, आर, और का मतलब होता है यूनियन और ब्लैक का मतलब होता है बी, जैसे आर यूनियन बी लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो आर यूनियन बी। तो ये क्या होगा, जैसे ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या लगता है, आर फॉर रेड एंड बी फॉर ब्लैक। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसे क्या लिखोगे, पी आर प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी। अच्छा, आर इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, रेड एंड ब्लैक। रेड एंड ब्लैक का मतलब है कि ऐसी बॉल जो रेड भी है और ब्लैक भी है, ऐसी बॉल नहीं है हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। रेड वाले की क्या होगी 5, टोटल कितने 5, 8 और 7 20, और बी की कितनी होगी 8/20। एक तो करने का तरीका से ये है, अगर वो रेड और ब्लैक मांग रहा है केवल, तो येलो नहीं मांग रहा, इसका मतलब आप क्या निकाल दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ येलो, येलो का कॉम्प्लीमेंट, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, उसमें से येलो को कर दो माइनस, तब भी आपका 13/20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, आइदर और मैंने यूनियन से ही बता दिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करो, टोटल से डिवाइड करो, क्योंकि तीनों ही डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, क्योंकि तीनों बॉल्स जो हैं चिपकी हुई नहीं है, अलग अलग हैं। ए की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, बी की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ए इंटरसेक्शन भी 4/15 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन बी का निकालना है मुझे, एक सेकेंड, क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, इज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, तो ये तो ज़्यादा चेक ही नहीं करना,
मैं क्यों फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, फिर ये डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछ रहे हैं, एग्जॉस्टिव, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो लिख देना डायरेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में लिख देना नो, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, इज नॉट इक्वल टू फाई। यहाँ पे पूछ रहा है एग्जॉस्टिव के बारे में, किसके बारे में पूछ रहा है, एग्जॉस्टिव के बारे में। अगर कभी भी एग्जॉस्टिव के बारे में पूछेगा तो आपको जो पी ए और पी बी दे रखा है और माइनस ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनियन का फॉर्मूला लगाओ जरा। इसमें क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है 1/5, बी कितना है 2/3 माइनस 4/15, एलसीएम आएगा 15, 3 5 to the 10 माइनस 4, 13 माइनस 4 कितना आया 9/15 विच इज़ इक्वल टू 1/3। और आना क्या चाहिए था, यूनियन 1। ठीक है, क्या आना चाहिए था, यूनियन। दैट एक्सक्लूसिव का मतलब ही क्या होता है कि सारे सेट्स का यूनियन, सारे में यहाँ 2 ही सेट हैं, इन दोनों सेट का यूनियन 1 आना चाहिए। 1 मतलब सैम्पल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। अब जब एग्जॉस्टिव इवेंट को पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, जितने भी इवेंट हम उसमें लेते हैं उन सबकी इवेंट्स का यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल आना चाहिए, और सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मतलब अगर वो एग्जॉस्टिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी के सेंस में उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पे 1/3 हो रही है, तो मैं क्या लिखूँगा 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो नॉट एग्जॉस्टिव, तो ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, फाइंड ईच प्रोबेबिलिटी ऑन अ डाई रोलिंग अ 5 और एन ऑड नंबर। भैया ठीक है, डाइस पे निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में क्या कह रहा है, रोलिंग अ 5 और एन ऑड नंबर, कि 5 आए या ऑड नंबर आए। तो ये क्या होता, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यूनियन ऑड नंबर। तो सबसे पहले अगर मैं केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालूं तो वो आएगी 1/6, लेकिन अगर मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी भाई, ऑड नंबर कितने हैं, तो 1 3 5, तो 3/6 आएगी, मतलब वो हो गई 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे लगा हुआ है ए यूनियन बी का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, पी ए मतलब 5 आएगा यहाँ पे, पी बी की जगह आएगा ऑड नंबर, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इंटरसेक्शन ऑड नंबर। देखिए इसमें कोई बात नहीं कि आप इसको ए ले लो, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग 5 एंड बी बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑड नंबर। ऐसे भी लेके कर सकते हो कि इसको बी मान लो पूरा इवेंट, जैसे मैंने ये इवेंट बनाया तो पी, जहाँ पे अगर आपने बी मान लिया, बी इज द इवेंट ऑफ ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6 आएगा। नहीं करना चाहते, इससे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, ऑड नंबर की 1/2। अच्छा, 5 इंटरसेक्शन ऑड नंबर, भाई ऑड नंबर का जो सेट है वो है 2 1 3 और 5, और 5 तो है ही 5, और 5 और 1 3 5 में कॉमन नंबर कौन सा है 5। अगर मैंने एक सेट की फॉर्म में लिखा इंटरसेक्शन ऑड नंबर 1 3 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है सिंपल 5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। तो इसमें से 1/6 को कर दो माइनस, क्योंकि एक ही एलिमेंट आ रहा है, 1/6 से 1/6 गया, तो क्या बचेगी प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, क्या बचेगी प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, इसमें आ रहा है रोलिंग एटलीस्ट 1/4 इन रोलिंग ऑफ 2 डाइस। ठीक है, मतलब रोलिंग को हटा देते हैं, रोलिंग थोड़ा सेंस खराब कर रहा है। एटलीस्ट 1/4 इन रोलिंग ऑफ 2 डाइस। जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, कि सैंपल स्पेस में कितने इवेंट आएंगे, फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। अब कितने डाइस हैं, यहाँ 2 डाइस हैं, तो n की जगह 2 पुट कर दो, तो 6 की पावर 2 कितना होगा 36। मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आउटकम्स होंगे 36। जितने आउटकम्स होते हैं उसको हम पॉइंट्स में कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट्स बताते हैं, 36 पॉइंट होंगे। यहाँ पे 6 पॉइंट थे। अगर आप कॉइन को टॉस करोगे, एक कॉइन पे 2 पॉइंट, 2 कॉइन पे 4, 2 कॉइन अगर टॉस किए तो 4 पॉइंट, और 3 कॉइन टॉस किए तो 8 पॉइंट्स। 2 की पावर n फॉर्मूला होता है वहाँ पे। अब ये बनाते कैसे, यहाँ पे पहला 1 फिक्स करो,
देखो सब में 1 फिक्स है, 1 फिक्स करो और सेकंड प्लेस में 1 2 3 4 5 6 चेंज कर दो। फिर यहाँ 2 फिक्स करो, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ 3 फिक्स करो, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ 4 फिक्स करो, 1 2 3 4 5 6। फिर पहली प्लेस में 5 और फिर 6 और सेकंड प्लेस को चेंज करते रहो, 1 2 3 4 5 6। तो 36 बन गए। वो कह रहा है रोलिंग एटलीस्ट 1 4 इन ईच डाई। अब क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? एग्जैक्टली आप कह सकते हो 1 4 प्लस प्रोबेबिलिटी 2 4, या ऐसे लिख सकते हो 4 ऑन बोथ डाइस, 4 ऑन बोथ डाइस, और इसे लिख सकते हो 4 ऑन 1 डाइस। भैया एटलीस्ट का मतलब तो यही होता है, या तो 4 एक बार आए, या तो 4 एक बार आए, या ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है? 2 बार आ सकता है, दोनों पे आ सकता है। देखो इस पर आ रहा है, इस पर आ रहा है, इस पर आ रहा है, इस पर 6, और कहाँ आ रहा है? 2 3 4 5। इवेंट अगर आप लिखना चाहते हो तो इवेंट क्या होगा? देखो ज़रा, 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। बेटा 4 4 को मत डालना, क्योंकि 4 4 रिपीट कर रहा है दोनों में, तो सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इस इवेंट की? भाई इसका अलग लिखना चाहते हो तो इसका अलग लिख लो। इसका पहले तो मैंने टोटल इवेंट बना दिया आपका। अब पहले वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 ऑन 1 डाइस, 1 डाइस पे 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/36। और 4 ऑन बोथ डाइस केवल एक, 1/36। इसको ऐड करेंगे तो 11/36। लो जी बन गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आ गया 4 ऑन एटलीस्ट 1 4 इन रोलिंग 2 डाइस। अगर आ गया कि भैया 4 आना ही नहीं चाहिए, नो 4 अपीयर ऑन द डाइस, तो क्या होगा? आपने जो एटलीस्ट वाली प्रोबेबिलिटी निकाली है इसको 1 में से माइनस कर दें, तो 25/36 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आता है एग्जैक्टली 1 4 ऑन ईच डाइस, एग्जैक्टली 1 4, क्या कहता है कि 1 4 आना चाहिए बस, तो 10/36, 2 4 की 1/36, नो 4 की 25/36, एटलीस्ट की 11/36। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और ये 4 के लिए नहीं है, ये इसमें जितने नंबर हैं, अगर यहाँ पे मैं 4 की जगह 5 कर दूँ तब भी आंसर यही आएगा, 6 कर दूँ जब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सेकेंड पार्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन को रीड करें जरा। द प्रोबेबिलिटी दैट डिम्पल गोज टू लोकल शॉप, अगर डिम्पल लोकल शॉप पे जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 3/7। प्रोबेबिलिटी दैट शी डज नॉट साइकिल, अगर वो साइकिल से नहीं जाती तो प्रोबेबिलिटी है 8/21। अगर प्रोबेबिलिटी दैट गोज टू शॉप, वो शॉप पे गई है और साइकिल से गई है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? 16/35। तो आपको पहले केस में जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है? सी साइकिल्स की। मान लो साइकिल से गई है, ठीक है, अगर वो साइकिल से गई है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी शी डज नॉट साइकिल, कि वो साइकिल से नहीं गई है, उसे टोटल में से माइनस कर दो, तो 1 माइनस 8/21, आंसर हो गया 13/21। अब यहाँ पे और है, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है यूनियन। शी गोज टू साइकिल, इसको हम ए सेट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम साइकिल को बी सेट, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ए, और का मतलब यूनियन और बी। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है? अच्छा, शी गोज टू साइकिल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? शी डज नॉट साइकिल और शी साइकिल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर निकाली है अभी 13/21। और पी बी, बी किसे माना है? ऐसे सॉरी, ए का मतलब है शी गोज टू शॉप, शी गोज टू शॉप, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 है।
तो मैंने सबसे पहले साइकिल की लिख दी, लिखनी मुझे शॉप की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग मत गलती करिएगा। और साइकिल की कितनी है, साइकिल की हमने निकाली 13/21, वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कन्फ्यूज़न क्यों रखनी। और दोनों के इंटरसेक्शन की कितनी दे रखी है उसने, 16/35, 7, 21 और 35। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम बताइए, ठीक है, पहले एलसीएम बताइए क्या आएगा। एलसीएम 105, 7 × 15, 15 3 45, 21 × 5, 5 × 13 65, 35 × 3, 3 × 16 48, 45 + 65 that is 110 minus 62 आई थिंक इसका आंसर आ रहा है 110 minus 48, 62/105, 62/105, 23। ऊपर वाले का आंसर आ रहा है 7, 4th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसका आंसर शी डस, ये तो निकल गया। सेकंड पार्ट का आंसर 62/105 और फर्स्ट पार्ट का 13/21। देखिए मैंने आपके बुक से मैच किया, दोबारा चेक भी कर लिया, बट 7/11, 23/35 ये आंसर मैच नहीं कर रहा। और वो 7/11 तक कैसे भी नहीं बनेगा, तो सेंसिबल आंसर तो यही है। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ आपके पास सही और है इसके, तो कमेंट में बता दीजिएगा। मुझे तो इसके आंसर यही लग रहे हैं भाई, देख लो 13/21 और 62/105। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सी साइकिल्स, तो इसे 1 में से माइनस करके निकाल लिया। ए यूनियन बी, इसको मैंने ए सेट माना, इसको बी, तो पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड सेपरेट करके आंसर है 62/105। नेक्स्ट क्या देखिए, सैम्पल फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है अ फेयर डाइस इज थ्रोन। आपने फेयर डाइस को थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर एन ऑड नंबर और अ नंबर ग्रेटर देन 4 विल टर्न अप। आइदर एन ऑड नंबर, या तो एक ऑड नंबर आए, या नंबर जो है किससे बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसको ए इवेंट मान लेता हूँ। आइदर एन ऑड नंबर, सो ऑड नंबर वुड बी 1, 3 and 5 एंड नंबर ग्रेटर देन 4 सेकेंड सेट, ये कितना हो गया 5,6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए 3/6, 1/2, और अब पी बी क्या होगा 2/6, 1/3। ये समझ में आ गई बात। पहले देखो ए और बी बनाओ या मत बनाओ, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास अगर ऑप्शन है, टाइम है, तो बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसे लिखना बार बार ज़्यादा टाइम लगेगा, ये ए और बी जल्दी निपट जाएंगे। यूनियन का मतलब ए यूनियन बी, ठीक है। एक उससे पहले और चीज़ सोल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ओनली 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ए इंटरसेक्शन बी की, 5 इज ओनली 1 एलिमेंट आउट ऑफ 6, 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है 1/2, पी बी 1/3 माइनस 1/6, 2, 3, 6 का एलसीएम क्या आएगा 6, 2 × 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 माइनस 1। तो नेट आंसर इज 4/6, जिसको हम लिख सकते हैं क्या 2/3। फिफ्थ का आंसर 2/3 है। 6th क्वेश्चन देख लो। 6th क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, ये तो बिल्कुल आपको ही कर लेना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड है। पी ए यूनियन बी किसके इक्वल है फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। पी ए 3/8, पी बी फाइंड आउट करना है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 3/16, और ए यूनियन बी की वैल्यू भी क्या है, तो 11/16 माइनस 3/8 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 3/16 इज इक्वल टू पी बी। तीनों का एलसीएम क्या आएगा 16, तो 11, 8 × 2, 2 3 6, 16 1 16, 1 3 3, 11 और 3 14 माइनस 6 8/16 इज इक्वल टू पी बी।
तो कितना आया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? 8/16 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया? 1/2। करेक्ट है। ठीक है, तो अभी हमने 6 क्वेश्चन किए थे, 6 और बचे हैं, तो अगले उसमें निपटेंगे। इन्हें नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, 6th क्वेश्चन हो गया। 7 से लेकर 12 तक बहुत जल्दी खत्म होंगे, देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ व्हाट? 0.54। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ व्हाट? 0.69। ए इंटरसेक्शन बी 0.35। तो अगर हमसे इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी डैश, अगर चलो एक क्वेश्चन और डाल देता हूँ इसमें, अगर मेरा ए डैश इंटरसेक्शन बी होता तो मैं क्या करता? इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखवाया है। ए इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी इट कैन बी रिटर्न एज पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ व्हाट इज पी ए? पी ए इज 0.54 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन? 0.35। माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0.19। ठीक है, अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इसका आएगा पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी कितना है? 0.69 माइनस 0.35, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.34। ठीक है, इजीली हो गया, क्वाइट इजीली डन। यहाँ पे देखो पी ए डैश और पी बी डैश की वैल्यू चाहिए, वो भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ए यूनियन बी दे रखा है और ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ये भी ठीक है, बढ़िया। इसको बेसिकली लिख क्या सकते हो? पी ए डैश और पी बी डैश को तो दिमाग में डालो, आप लिख सकते हो इसे 1 माइनस पी बी, सॉरी 1 माइनस पी ए, और बी डैश को 1 माइनस पी बी। सो 1 + 1 इज़ व्हाट? 2। माइनस दोनों में से कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा? पी ए प्लस पी बी। क्या बचेगा अंदर? पी ए प्लस पी बी। 2 माइनस पी ए प्लस पी बी। ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी? ये वैल्यू मुझे मिलेगी फॉर्मूले से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी कितना है? 0.8, और पी ए ये है पी ए प्लस पी बी, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.3। 0.3। तो सर पी ए प्लस पी बी की वैल्यू कितनी आई? 0.8 माइनस इधर आएगा, कितना बचा? 0.8 प्लस 0.3 दैट इज़ 1.1। तो पी ए प्लस पी बी आ गया 1.1। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू थोड़ी निकालनी है, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। अभी मैंने फॉर्मूला बनाया पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू 2 माइनस ब्रैकेट पी ए प्लस पी बी। तो 2 माइनस, अच्छा पी ए प्लस पी बी कितना आया? 1.1। तो डेट इज 0.9। इनके ना आने की प्रोबेबिलिटीज़ कितनी हो गई? 0.9। ऑप्शन इज डी। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए। ए इंटरसेक्शन भी 0 है, मतलब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है। अब आ गए जी डी मॉर्गन्स लॉ का क्वेश्चन आ गया। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी डैश की। किसके इक्वल होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। लगा दिया फॉर्मूला। 1 माइनस पी ए कितना है? 0.25, बी है 0.4। 0.4 को 0.40 लिख लेना टू अवॉइड कन्फ्यूज़न। इफ़ यू आर, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो डायरेक्टली 0.4 से भी काम चल जाएगा, लेकिन हाँ अगर 40 लगा लोगे तो हमें पता चलेगा डेसिमल के बाद दोनों में 2 डिजिट है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी दैट इज़ 0। तो 1 माइनस 0.65 आंसर आएगा 0.35 और 35/100 और 35/100 दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, 9th ऑप्शन ए। 10th क्वेश्चन का थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी। देखो मैंने जो आपको थ्योरी लिखवाई थी उस थ्योरी में जो लास्ट पॉइंट था वो इसी क्वेश्चन के लिए था।
इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन इनमें से कौन सही होगा? देखिए म्यूचुअली एक्सॉस्टिव है, एक्सक्लूसिव है सॉरी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल हुआ? पी ए प्लस पी बी। और मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी मैं लिखवाया हुआ था लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ये ध्यान रखना, लेस देन इक्वल टू 1। और ये किसके इक्वल है? पी ए प्लस पी बी के। तो यहाँ से लाइन बांट लीजिए जरा, 2 हिस्से कर लेना है इसके। अगर आप पी बी को उधर लेके जाते हो तो ये बनता है 1 माइनस पी बी। अगर आप पी ए को उधर लेके जाते हो तो ये बनता है 1 माइनस पी ए। तो ये क्या हो गया? पी ए इज़ लेस देन इक्वल टू पी बी डैश। ठीक है, डैश उनका ऐसे लगा हुआ तो ऐसे लगा देना, वैसे जैसे हमने लगाया था उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बार लगा दो, डैश लगा दो, एक ही बात है। ये कितना होगा? पी बी इज़ लेस देन इक्वल टू 1 माइनस पी ए, दैट इज़ पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों में से जो ऑप्शन में दे रखा हो उसे टिक लगा देना। यहाँ पे देखो एक देगा पी ए इज़ लेस देन इक्वल टू पी बी कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन ए दे रखा है। क्या ये वाला ऑप्शन आ रहा है कहीं पे? पी बी इज़ लेस देन इक्वल टू पी ए कॉम्प्लीमेंट, नहीं ये नहीं आ रहा। तो वैसे ऑप्शन ये ठीक है बट ये आ नहीं रहा, इसमें से ये ऑप्शन आ रहा है तो हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, 10th के बाद है हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन मतलब इसी की वजह से थोड़ा सा खास है, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ करने लायक है नहीं। ये क्या दे रखा है देखो, पी ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 7/10। ए डैश यूनियन बी डैश का फॉर्मूला डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7/10। ठीक है, इसको इधर लेकर आइए, 1 माइनस 7/10 इसको उधर लेके जाइए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए मुझे ज़रा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आएगी 10 माइनस 7 3/10। अब यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है उसमें लगा दो, दोबारा याद करते हैं एक बार। पी ए पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन दे कितना रखा है हमें? 4/5। ए कितना है? ए तो निकालना ही है। बी कितना है? 2/5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 3/10। तो पी ए बचा कितना? देखो इधर है 4/5, 2/5 को इधर लाके माइनस करोगे और 3/10 को करोगे ऐड। 3/10 को ऐड करोगे, भाई नीचे वाले क्वेश्चन से टच नहीं होना इसे। दोनों का एलसीएम आएगा 10। कितना आएगा एलसीएम? 10। 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 10 इंटू 1 10, 1 3 ज़ा 3। तो आंसर क्या बना? 8 माइनस 4 4, 4 प्लस 3 7। तो आंसर बना 7/10। आंसर क्या बना इसका? 7/10, ऑप्शन बी। ठीक है, 12th क्वेश्चन लास्ट है, नाइदर ए नॉर बी। ये भी देखो मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया था कि नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या होता है, ये हमें निकालना है। नाइदर ए नॉर बी का मतलब होता है ए डैश, नाइदर ए डैश, नॉर का मतलब इंटरसेक्शन, ना ही ए के अंदर ना ही बी के अंदर, मतलब दोनों के अंदर नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बी डैश, नॉर बी का मतलब बी डैश। तो कैसे करते हैं? फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और बना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि 0 है क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट था। 1 माइनस पी ए कितना है? 0.5, पी बी कितना है? 0.3, लास्ट में वैल्यू कितनी है? 0। तो 1 माइनस 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.2, और 2/10 1/5। तो दोनों में से जो ऑप्शन दे रखा हो उसे सही लगा लेना। होप सो इसका आंसर है द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 0.2 नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज में या 0.2 इसका आंसर है।
तो होप आपको समझ में आई हो। हमने अभी इसका 18A वाला पार्ट किया, जल्द ही हम इसकी 18B वाला पार्ट करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेसिकली 12th की जो भी मैथमेटिक्स है प्रोबेबिलिटी में लेके वो वहीं से ही स्टार्ट होती है। ये इसको आपको बेसिक्स बताने के लिए थी वाली एक्सरसाइज, ठीक है।